कैलिफोर्निया 1978। रात के 2 बज रहे हैं। एक उपनगरीय घर, लॉन पर स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। अचानक खिड़की खुलने की आवाज़, एक शैडो अंदर आती है और टॉर्च की रोशनी। एक फुसफुसाती आवाज़, हिलो मत, नहीं तो मार दूँगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कृष्णकांत त्रिपाठी और ये है अपराध और अपराधी, जिसमें मैं बात करता हूँ अपराध की सच्ची कहानियों और तरीक़ों की। पिछली बार हमने समझा था डार्क ट्रायड क्या होता है, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, मैकियावेलिनिज्म। आज देखेंगे वह इंसान जिसमें डार्क ट्रायड सबसे एक्सट्रीम लेवल पर था। एक पुलिस अफसर, एक पड़ोसी और एक फैमिली मैन। एक ऐसा सीरियल किलर जो 40 सालों तक पकड़ा नहीं गया। चैप्टर 1, अपराध की रात। पहले केस, क्लासिफिकेशन। अपराध का प्रकार, हत्याएं, बलात्कार और चोरियां। देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शहर, कैलिफोर्निया। साल 1974 से 1986। शुरू में पकड़े जाने की संभावना 2% से भी कम। जोसेफ जेम्स डी एंजेलो, एक पुलिस अफसर, 1974 से 1986 के बीच कैलिफोर्निया के 10 से ज़्यादा काउंटीज़ में घुसा। उसका रिकॉर्ड 13 हत्याएं, 50 से ज़्यादा बलात्कार, 100 से ज़्यादा चोरियां। और फिर 1986 में अचानक सब बंद, जैसे वह हवा में कहीं गायब हो गया। पुलिस के पास था तो सिर्फ एक DNA सैंपल और 40 साल की खामोशी। चैप्टर 2, अपराधी का दिमाग। ट्रिगर वह मोड़ जहां सब बदला। साल 1973। डीएंजेलो एक पुलिस अफसर था, एक्सेटर, कैलिफोर्निया। उसकी मंगेतर ने उसे छोड़ दिया। यह सुनने में सिंपल लगता है। साइकोलॉजी इसे नार्सिस्टिक इंजरी कहती है, यानी अहंकार पर चोट। यह मोमेंट कुछ लोगों के लिए ब्रेकिंग पॉइंट होता है। जिसने मुझे रिजेक्ट किया, उसी जैसे लोगों से मैं बदला लूँगा। उसके पहले शिकार मोस्टली प्रेमी जोड़े थे। वह घर में घुसता, पति को बांधता, पति के सामने पत्नी को टॉर्चर करता। यह सिर्फ क्राइम नहीं था, यह पावर का डेमोन्स्ट्रेशन था। प्लानिंग या इम्पल्स, यह कोल्डली कैलकुलेटेड था। डीएंजेलो महीनों पहले आस पड़ोस की जासूसी करता था। घर के बाहर जो फुटप्रिंट्स मिले वो हफ्तों पुराने थे। वह पहले फ़ोन लाइंस के तार काटता था, बचने के रास्ते पहले से प्लान करता था और कभी कभी तो विक्टिम्स को प्रैंक कॉल भी करता था। एक ट्रेंड पुलिस अफसर की तरह वह जानता था कि इन्वेस्टिगेटर कैसे सोचते हैं, इसीलिए वह हमेशा एक कदम आगे था। डार्क ट्रायड एनालिसिस। नार्सिसिज्म हाई। वह चाहता था कि लोग डरें। एक बार उसने विक्टिम को फ़ोन किया और कहा, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें ज़रूर मारूंगा। तुम चाहे जहां भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। यह फियर देना था, डोमिनेंस प्रूव करना था। साइकोपैथी एक्सट्रीम। 13 हत्याओं के बाद वह अगले दिन एकदम सामान्य जीवन जीता था।
बाज़ार जाता, ख़रीदारियाँ करता, पड़ोसियों की पार्टी में जाता और पुलिस की ड्यूटी करता। मैकियावेलियनिज़्म एक्सेप्शनल। वह पुलिस में था, इसीलिए उसे यह पता था कि सबूत कैसे डिस्ट्रॉय करें, गवाहों को कैसे कंफ्यूज करें और इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगी। वह अपने दुश्मन से उन्हीं की भाषा में ही खेल रहा था। अपराध के बाद का बदलाव। 1986 में अचानक सब बंद। क्यों? इन्वेस्टिगेटर को पता चला उसकी दोबारा शादी हुई, बच्चे हुए, लाइफ सेटल हो गई। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्ट्रेसर रिमूवल। उसे जो चाहिए था उसे वह मिल गया, इसीलिए वह शांत हो गया। कंट्रोल, फैमिली और स्टेबिलिटी, इसीलिए वह रुक गया। लेकिन यह और भी डरावना है, क्योंकि इसका मतलब वह शैतान नहीं था। हर बार वह चॉइस कर रहा था। चैप्टर 3, इन्वेस्टिगेशन की परतें। 40 साल की दीवार। 1986 से 2018 तक यह केस कोल्ड पड़ा रहा। पुलिस के पास था एक डीएनए सैंपल, लेकिन किसी डेटाबेस में मैच नहीं। दर्जनों डिटेक्टिव्स ने अपना पूरा जीवन इस केस को दे दिया और रिटायर हो गए। पॉल हॉल्स, एक इन्वेस्टिगेटर जो 24 सालों तक इसी केस पर लगा रहा, पूरे जी जान से। वह अपने रिटायरमेंट के 4 दिन पहले तक इस केस पर काम कर रहा था। यह जुनून था, जिम्मेदारी या कुछ और, पता नहीं। वह एक आइडिया जिसने सब बदल दिया। साल 2017 एक नई टेक्नोलॉजी आई, जेनेटिक्स जीनियोलॉजी, मतलब डीएनए सैंपल से फैमिली ट्री बनाना। लॉजिक था, क्रिमिनल का डीएनए है, अगर उसके किसी डिस्टेंट रिलेटिव्स ने पब्लिक जीनियोलॉजी डाटाबेस जैसे जेड मैच पर अपना डीएनए डाला हो, तो हम फैमिली ट्री बनाकर सस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। एफबीआई ने पहले यह कभी नहीं किया था। टीम ने मैन्युअली हज़ारों फैमिली ट्री बनाए और महीनों रिसर्च किया, और सामने आया एक नाम, जोसेफ जेम्स डिएंजेलो। वह एक गलती जो उसे ले डूबी। डिएंजेलो नहीं, उसके रिलेटिव्स। डिएंजेलो खुद नहीं, उसके रिलेटिव्स। उन्होंने इनोसेंटली अपना डीएनए एक जीनियोलॉजी वेबसाइट पर डाला था। डिएंजेलो को क्या पता था कि 2018 में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करेगी। उसने 1986 में क्राइम रोक कर सोचा था सब खत्म, लेकिन उसका डीएनए उसके शरीर में हर साल उतना ही फ्रेश था। पुलिस ने कन्फर्म करने के लिए उसके द्वारा फेंके गए कॉफ़ी के कप, कार डोर हैंडल से डीएनए कलेक्ट किया, और नतीजा 100% मैच। अरेस्ट एक सेवरल मोमेंट। 24 अप्रैल 2018। जोसेफ जेम्स डिएंजेलो, उम्र 72 साल। वह अपने घर के बाहर खड़ा था। पुलिस ने घेरा। वह बड़बड़ाया, मेरे अंदर एक और इंसान है।
यह कन्फेशन नहीं था, यह डिसोसिएशन था। वह साइकोलॉजिकल स्टेट जिसमें इंसान अपने ही एक्शन को खुद से अलग कर लेता है। और 40 साल बाद हथकड़ी। चैप्टर 4 न्याय और सबक। 2020 में पील डील। डिएंजेलो ने 13 हत्याएं और 13 किडनैपिंग के लिए गिल्टी पील किया। डेथ पेनाल्टी की जगह लाइफ इन्फोर्समेंट विदाउट पेरोल, यानी जेल से कभी बाहर नहीं। विक्टिम्स के फैमिली ने कोर्ट में बयान दिए, कुछ रोए, कुछ चिल्लाए, कुछ बस चुप रहे। एक सर्वाइवर ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी के 40 साल चुरा लिए, लेकिन आज तुम्हारी बाकी की सारी ज़िंदगी मेरी है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, कंपार्टमेंटलाइजेशन। डिएंजेलो दशकों तक 2 अलग अलग जिंदगियां जीता रहा। यह पॉसिबल हुआ कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से। वह साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जिसमें इंसान अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटीज़ मतलब आपसी विरोधी पहचान को अलग अलग बक्से में रखता है। पुलिस वाला मैं अलग और किलर मैं अलग, कभी मिले नहीं उसके दिमाग में। यही उसे नॉर्मल बनाता था और यही उसे सबसे डेंजरस बनाता था। लेसन फॉर सोसाइटी, समाज के लिए सबक। पहला सबक, टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती। 1986 में उसने जो छुपाया था, 2018 की टेक्नोलॉजी ने उसे खोल दिया। क्राइम का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। दूसरा सबक, प्रेडिएटर मतलब दरिंदे अक्सर वही होते हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। पड़ोसी, अफसर और फैमिली मैन। आपके लिए टेक अवे, जीनियोलॉजी डीएनए डाटाबेस ने क्रिमिनल जस्टिस को हमेशा के लिए बदल दिया। आज दुनिया भर में सैकड़ों कोल्ड केस इसी टेक्निक से सॉल्व हो रहे हैं। विज्ञान की सहनशीलता अपराधी की चालाकी से हमेशा लंबी होती है। एक्सपर्ट वर्डिक्ट। डिएंजेलो की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। यह उस एल्यूजन की कहानी है जो हम अपने पड़ोसियों के बारे में पालते हैं। वह बैच पहनता था, लॉन काटता था और बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ता था, लेकिन रात में वह कोई अलग ही होता था। एक शैतान जिसे किसी की भावनाओं की बिल्कुल कद्र नहीं थी। कंपार्टमेंटलाइजेशन की यह एक्सट्रीम फॉर्म हमें याद दिलाती है कि शैतान कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते। वे हमारे बीच हमारी जैसी ज़िंदगी जीते हैं। और डीएनए वह एकमात्र चीज़ जो झूठ नहीं बोलती। क्राइम इन्वेस्टिगेशन कलेक्टिव। यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ। अगर डिएंजेलो को 1986 में पकड़ लिया गया होता तो क्या जेनेटिक्स जीनियोलॉजी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप होती? कभी कभी सबसे बड़े बदलाव सबसे बड़े अपराधों से आते हैं। अगर यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे उस एक दोस्त को ज़रूर भेजिए जो हमेशा कहता है कि क्राइम स्टोरी मत देखो। उसे बताओ
यह क्राइम स्टोरी नहीं, यह साइंस की जीत है। अगले वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे अपराधी की जो 52 हत्याएं करने के बाद भी सालों तक पकड़ा नहीं गया। अगला वीडियो देखना मत भूलना। तब तक देखते रहिए अपराध और अपराधी, और सतर्क रहिए समाज के उन दरिंदों से जो आप और हमारे बीच छुपे हैं। धन्यवाद।